सक्सेसफुल हो पाया। आप देखते हो कि भाई आपके साथ के जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे उनका कॉर्पोरेट में हो गया है, आप अभी भी तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे वो स्टेट ऑफ माइंड को आपने कैसे मेंटेन किया? और बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं जिनका मान लो पहले बार में सिलेक्शन नहीं होता है, उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि प्रिपरेशन का क्या माइंडसेट रखना चाहिए? तो आर्मी होती है, आर्मी का पर्पज ये होता है कि जब एकदम वॉर हो जाए, फॉर्मल डिक्लेरेशन हो गया, वॉर वॉर हो गया, तब सर आर्मी आएगी। लेकिन जब पीस सिचुएशन होगी, जैसे अभी सिचुएशन पीस की है सर, चाहे वो एलओसी हो चाहे वो आपकी एलएसी हो, वहां पर सर अब एलओसी पे सर बीएसएफ खड़ी हुई है, और एलएसी पे जो कि हमारी चाइना के साथ है वहां खड़ी हुई है आईटीबीपी। बट इन फ्यूचर का वॉर होता है, तो वॉर में क्या होगा कि आर्मी आ जाएगी फ्रंट पे, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, और जो भी फोर्सेस हैं सीपीएफ की, ये सर उनको पीछे से हेल्प करेंगे। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाओ, अपने हाथों को अपना भगवान बनाओ, राम की इस भूमि को, गौतम की धरती को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान में। अब ये सपनों से प्यारा हिंदुस्तान बन सकता है बहुत तरीके से। तो आप ये देखिए आपका तरीका कौन सा बेस्ट है, और उस चीज के लिए आप काम। बाउंस बैक, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बाउंस बैक? बाउंस बैक का मतलब है कि किसी ऐसी सिचुएशन से आगे आना जब आप बहुत ही नीचे गिरे हुए थे, लेकिन आपने अथक परिश्रम किया और आप फिर से टॉप पर आ गए। तो आज ऐसी ही एक बाउंस बैक स्टोरी के साथ हम लोग आपके सामने आए हैं। फिरोजाबाद, जो कि ग्लास कैपिटल ऑफ इंडिया है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शहर आता है शिकोहाबाद। तो शिकोहाबाद के मिस्टर पुष्कल यादव आज हमारे साथ है, और आज उन्हीं की बाउंस बैक स्टोरी हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो पुष्कल, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला। पुष्कल, शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपना फैमिली के बारे में बताइए। स्कूलिंग आपका शिकोहाबाद में हुआ, तो स्कूलिंग से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सर आपकी टीम को, काफी एक नोबल पर्पज के लिए काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू कि आपके प्लेटफॉर्म से मेरी स्टोरी सर सबके सामने जाएगी। तो सर बेसिकली अपने बारे में बताऊं तो सर मैं सिकोहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म सिकोहाबाद में हुआ, और मैंने सर अपनी 12th तक की शिक्षा सिकोहाबाद में रह के पूरी की। बेसिकली सर मेरी फैमिली में मेरे पिताजी हैं। तो बेसिकली सर इनिशियली वो ही वॉज ए ट्रक ड्राइवर, बट बाद में सर वो दुकान करने लगे। तो हमारा भी एक जनरल स्टोर है। मेरी फैमिली में सर मेरी 3 बहन है, एक छोटा भाई है। तो सर ये मेरी बेसिकली 12th तक की स्टोरी है सर। उसके बाद सर मैं चला गया एलपी पंजाब और माई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो पुष्कल, जैसे कि आपने कॉलेज आपने किया है पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। यस सर। तो कॉलेज का आप थोड़ा सा स्टोरी बता रहे थे कि कॉलेज में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो मे बी आप शायद पढ़ाई में उतना आपका फोकस नहीं था, यू आर डूइंग सम अदर एक्टिविटीज, तो पढ़ाई आपका थोड़ा सा साइडवेज जा रहा था। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप शेयर करेंगे कि एग्जैक्टली कैसा था आपका कॉलेज लाइफ, उसके अंदर क्या चल रहा था? बेसिकली सर हम जिस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, सिकोहाबाद फिरोजाबाद सर, वहाँ पे इतना सोशल कैपिटल नहीं होता है। तो हमें मतलब इतना इमोशनली जो बेसिकली हमें बताया जाता है कि पढ़ाई में अच्छा करिए सर, लेकिन कुछ इमोशनल चीजें होती हैं, सोशल चीजें होती हैं, हमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बेसिकली सर जब मैं वहाँ गया एलपी, तो सर थोड़ा सा मतलब मैं खेल कूद में भी इन्वॉल्व ज्यादा हो गया, और साथ साथ सर मैं मतलब एक बैटिंग की चीजों से क्या हुआ सर, मेरी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है काफी नीचे चली गई। तो सर बेसिकली मेरे 17-18 बैकलॉग्स थे सेकंड ईयर के बाद, और मेरी सीजीपीए ओनली 2 थी 2 साल बाद। 17-18 2 साल के बाद बैकलॉग, पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बेसिकली हमारे मतलब स्कूलिंग या फिर जो भी मानिए सर जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं सर, वहाँ पे हमें ये वैल्यू नहीं बताई जाती। पढ़ाई तो सब बताते हैं, पर ये कोई नहीं बताता कि मतलब इमोशंस कैसे बैलेंस करने हैं, शॉर्ट टर्म में प्लेजर को कैसे रोकना है। तो सर धीरे धीरे सर मेरी परफॉर्मेंस काफी नीचे चली गई, वहाँ पे बहुत कम सीजीपीए थी। तो मेरे वहाँ पे जो सिक्योरिटी चीफ थे एलपी में, उन्होंने बुलाया मेरे घर वालों को, इसको वापस ले जाइए, अब इसका डिग्री पूरी हो नहीं पाएगी। तो उस टाइम पे मेरे पिताजी मुझे कह रहे कि चलो बेटा हो गया अब तुम्हारा, अब घर पे चलते हैं। तो सर मुझे ध्यान है सर, मैंने सर अपने पिताजी से उस टाइम पे रिक्वेस्ट की थी। बेसिकली आई वाज क्राइंग कि मुझे बस एक बार मौका दे दीजिए, अब मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँ। तो सर फिर मैंने अपनी डिग्री भी टाइम पे कंप्लीट की, वो बैकलॉग भी खत्म किए, फिर आने वाले 2 सालों में डिग्री भी टाइम पे कंप्लीट की, और सर फाइनली सर मैं इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो पाया कुछ दिनों में। और वही कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने आपको बाद में फैसिलिटेट भी किया जब आपने सीएपीएफ का एग्जाम किया? यस सर, बेसिकली उन्होंने सर मेरी स्टोरी वहाँ पे लगाई है सर। बेसिकली अक्रॉस उनके जितने भी सर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सब जगह उन्होंने मेरी स्टोरी लगाई, और बेसिकली दे इनवाइट मी इन द कॉलेज। तो दिसंबर में सर मेरा वहाँ पे प्रोग्राम है सर, मैं वहाँ जाऊँगा। तो पुष्कल,
कैसा था जर्नी, मतलब कि वही कॉलेज जो आपको ये बोल रहा था कि भाई इसको वापस ले जाइए, इसका कुछ नहीं हो पाएगा, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वही कॉलेज आपको इनवाइट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, तो कैसा लगता है? मतलब उस टाइम पर आपको कैसा लगता था और अब आपको कैसा लग रहा है? जी सर। सर बेसिकली इसमें कॉलेज की कोई इसमें गलती नहीं सर। कॉलेज तो सर सभी लोग चाहते हैं कि सर हर इंसान अच्छा बने। बेसिकली हम्म। उनको भी नहीं पता होगा कि सर कि मैं कभी फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। बेसिकली सर कोई हमारे सामने कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा तो हम उसको यही बोलेंगे बेटा आप क्या कर रहे हो। तो वो चीज़ है सर। लेकिन आज सर जब उन्होंने सर मुझे कांटेक्ट किया सर, मेरी स्टोरी को उन्होंने सबके सामने लगाया दिखाया, तो सर मुझे काफी प्राउड फील होता है कि चलो मैं अगर मैं कुछ अच्छा कर पाता हूँ लाइफ में, और तो लाइफ में और बच्चे भी अच्छा कर पाते हैं। तो उसी सर मोटिवेट होकर सर बहुत सारे बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया सर, सोशल मीडिया पे सर, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मेल पे सर, कि सर हमें भी बताइए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सर मुझ जितने तो नहीं, लेकिन सर किसी की बैकलॉग 4 है 5 है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग परेशान हैं। तो सर मैं सर जो भी मेरे को मैसेज करता है तो सर उसको सर मैं जितना हो पाता है अपने लेवल पे सर मैं मोटिवेट कर देता हूँ। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हो कि जैसा हमारे कॉलेजेस में होता है कि बैक्स लगना तो कॉमन है, क्योंकि कॉलेज में जाके बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाता ही है, तो बिल्कुल दैट इज अ कॉमन थिंग। अच्छा, तो ये जो आप CAPF का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया 2021 के अंदर, जी सर। मतलब ये एग्जाम की तैयारी करने का, या एग्जाम को क्वालिफाई करने का, या इस फील्ड में जाने का, ये आपने कब प्लान किया? क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तो इंजीनियरिंग तो एक डिफरेंट फील्ड हो जाता है, वहां पे आप लोग ट्राई करते हैं कि भाई हमारा किसी कॉर्पोरेट में हम लोग जॉब करें, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, US चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाना है, मुझे गवर्नमेंट के अंदर ही रह के गवर्नमेंट में ही कुछ काम करना है? और वो आपने कब डिसाइड किया और वो क्या स्टोरी था? सर बेसिकली इसकी स्टोरी सर शुरू होती है सर मेरी क्लास 11-12 से। तो सर जब मैं क्लास 11-12 में था तो बेसिकली मेरा ड्रीम थोड़ा ये था कि चलो मुझे एक गवर्नमेंट जॉब कर लूंगा। एनडीए पर सर मेरा फैसिनेशन था कि सर एनडीए रन करना है मेरे को। लेकिन सर इतना ज्यादा भी नहीं पता था लाइफ में कि यही करना है, मतलब एक सिक्योर शॉर्ट काम नहीं था, यही करना है। अब सर दिक्कत ये आती है कि सर हमारा जो रीजन है सर, वहाँ पे सर लोग नहीं निकल पा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में ऊंचे लेवल पे सर, ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट है। तो हमें भी बताने वाला नहीं है, और ना ही कोई हमारे रिश्तेदारी में कोई ऐसा है। तो सर वहाँ पे क्या है, 11-12 में सभी बच्चे भाग रहे हैं इंजीनियरिंग के पीछे, या फिर एम्स का जो एग्जाम होता है, नीट जो एग्जाम होता है उसके पीछे। तो सर हम भी उसी का पार्ट बन गए कि चलो हम भी बीटेक करते हैं। तो उस कड़ी में सर मैंने बीटेक करी। अब सर मैं बीटेक करके पहुंच गया एलपी। तो सर जब मैं एलपी पहुंचा हूँ तो सर एलपी में अराउंड 20,000 बच्चे हैं, 20,000 15,000 जो बच्चे हैं। तो सर काफी डाइवर्स सेट ऑफ, मतलब मुझे वो देखने को मिला सर एक्टिविटीज वहाँ पे। वहाँ देखने को मिला कि लाइफ इंजीनियरिंग और डॉक्टर तक ही सीमित नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो। अब सर मेरे दोस्त बन गए। अब मेरे कुछ दोस्त थे सर, उनके पिताजी सर आर्मी में सर ब्रिगेडियर हैं, मेजर हैं, या फिर सर कुछ मेरे दोस्त सर एनडीए निकाल गए थे, या कुछ सीडीएस की तैयारी कर रहे थे। तो सर वहां से मुझे जानने को मिला कि नहीं, हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सर मैंने ये पाया कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन होगा जहां मैं खुद को खुश कर पाऊंगा। बेसिकली होता ना कि दिल से काम कर पाएंगे। तो सर बेसिकली सर क्या है कि मेरी सर जो इंटरेस्ट है वो है सोशलाइजिंग, लोगों से मिलना जुलना। मेरा इंटरेस्ट है सुबह टाइम पर उठना, फिजिकल एक्टिविटी करना, खेलना कूदना घूमना। तो मैंने पाया कि मेरे इंटरेस्ट को ये वाली जॉब, जो डिफेंस फोर्सेस की जॉब होती है, यूनिफॉर्म जॉब्स, ये फुलफिल कर सकती है। तो सर इसी कड़ी में सर मैंने सीडीएस का एग्जाम लिखा। सर वहाँ मेरा एसएसबी नहीं हुआ। फिर सर मैंने ये सीईपीएफ एग्जाम लिखे सर, यहाँ मेरे को फेलियर लगे। फिर फाइनली मैं इस पर सक्सेसफुल हो पाया। तो सर ये एक ब्रॉड वजह है कि मैंने क्यों ये वाला एग्जाम और ये वाला एग्जाम चुना। तो थोड़ा सा एग्जाम के बारे में आप बताओगे कि CAPF का जो एग्जाम है यूपीएससी ही इसको कंडक्ट करवाता है, तो मेनली एग्जैक्टली CAPF के एग्जाम के अंदर क्या होता है, और अगर हम लोग CAPF के एग्जाम को क्लियर करते हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? जी बेसिकली सीएपीएफ स्टैंड्स करता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, और उसके बाद एसी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट सर एक ग्रुप ए पोस्ट है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि 5 फोर्सेज जो होती हैं उसके लिए आपको चुना जाता है असिस्टेंट कमांडेंट। सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ, ये सभी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। तो ये ग्रुप ए पोस्ट है सर। बेसिकली जो एक असिस्टेंट कमांडेंट होता है उसका काम ये होता है कि सर हम स्टार्टिंग से, हमारी ट्रेनिंग के बाद से उनको कंपनी दे दी जाएगी अराउंड 140 लोगों की, हमें उस कंपनी को लीड करना।
और फिर सर टाइम के साथ हमारा, हम सर अभी एसी हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हैं, फिर सर हम बनेंगे डिप्टी कमांडेंट, फिर कमांडेंट, फिर डीआईजी। सर ऐसे हमारा प्रमोशन होता चला। ये सर इस बेसिकली इस जॉब का सर ये प्रोफाइल है। ठीक है, परफेक्ट है। तो थोड़ा सा आप अपना प्रिपरेशन फेज के बारे में बताओगे कि जब आपका कॉलेज खत्म हुआ और फिर अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यूथ है हमारा जो कर रहा है। और गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन में क्या है कि कोई सा भी एग्जाम हो, सिलेक्शन रेट इज वेरी लेस। कहीं पर सिर्फ पॉइंट के अंदर ही कुछ परसेंटेजेस हैं, कहीं पर 1% 2% वही सिलेक्शन रेट रहता है। तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि तैयारी करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अगली बार तैयारी कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा जर्नी किस तरीके से रहता है, और ऐसे टाइम पे कोई पर्सन जो प्रिपेयर कर रहा है उसको कैसे अपना एक मेंटल स्टेट ऑफ बना के रखना चाहिए। तो अपना प्रिपरेशन जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा कुछ शेयर करोगे? बिल्कुल सर। सर मेरी जर्नी सर ऐसे रही, 2017 से सर मैंने पेपर देना शुरू किया सर। तो मेरा सर जब मैं कॉलेज से बाहर आया तो सर मेरा सीडीएस भी क्वालीफाई हो गया, मेरा सर सीएपीएफ भी क्वालीफाई हो गया। बट सर उस समय सीएपीएफ क्वालीफाई हो गया सर, मैं पहुंच भी गया इंटरव्यू तक सर, मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, मैं दोबारा इंटरव्यू में फेल हो गया। बट मेरे साथ एक चीज जो अच्छी हो रही थी वो ये हो रही थी कि सर मेरा जो सर्कल है, मेरी फैमिली है, मेरा दोस्त है, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। साथ में ये होता रहा मेरे कि सर मैं ये देखता गया कि ऑल तो मैं पास तो नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मेरी जो परफॉर्मेंस है एग्जामिनेशन में वो इम्प्रूव हो रही है। जैसे पहले मेरे मार्क्स मान लीजिए 300 आ रहे हैं, तो फिर मेरे मार्क्स सेकंड बार में 320 आ रहे हैं, फिर 340 आ रहे हैं। तो मेरे में लगातार इंप्रूवमेंट होता गया। उस चीज ने मेरे को मोटिवेट किया लगातार। तो ये एक बेसिकली मेरी जर्नी थी। यही चीज मैं कहना चाहूंगा सभी से कि अगर आपको लग रहा है कि आप इंप्रूव कर पा रहे हो, आप कोई भी हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले दिन से 10 घंटे पढ़ाई करिए। आप स्टार्टिंग में 2 घंटे पढ़ाई करिए, अगले दिन 2 घंटे 10 मिनट पढ़ाई करिए। रोज अगर आप 10 मिनट भी बढ़ाते हो तो आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कर पाएंगे। 2-3 महीने बाद से आराम से आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप एकदम ये मत करिए कि कल ही मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो फिर काम खराब हो जाएगा। साथ में एक चीज जो करनी है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, आपकी जो हॉबीज है, आपके जो इंटरेस्ट है, उनके साथ तो पक्का मतलब कैरी फॉरवर्ड करना ही करना है। आपको खेलना पसंद है, आप खेलने जाइए, 1 घंटे के लिए रनिंग कर सकते हैं। आपको जो पसंद है वो काम करिए। आप बिल्कुल ही मतलब खुद को कट मत करिए सोसाइटी से, बिकॉज अल्टीमेटली बेसिकली अगर बात करूं किसी भी जॉब की, हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा, हम सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन जब हम जॉब में जाएंगे तब हमें डील तो पब्लिक से ही करना है। हम अपनी उस पर्सनैलिटी को मेंटेन रखें, खेलने कूदने वाली। हमारी पर्सनैलिटी एकदम बुकिश ना हो जाए कि हम बस जा रहे हैं तो हम किसी से फ्यूचर में बात ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं खुद को मल्टी डायमेंशनल करना है, ये मेरा मानना है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि जो हम लोग भी देखते हैं कि बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करता है, 12 घंटा 14 घंटा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, मतलब कि अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीजों को बंद कर देते हैं। सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दिया, बाहर निकलना बंद कर दिया। अगर कोचिंग जाते हैं तो सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग से जाके घर पर आ रहे हैं और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज वो 1 साल करते हैं, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर अगले साल करते हैं। तो एक चीज जो हमने नोटिस करी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस सिचुएशन को जब फेस करते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाया और तैयारी कर रहे थे, और क्योंकि वो बाकी, आपने सही बात बोली कि बाकी दुनिया से कटे हुए थे, तो एक डिप्रेशन बोल सकते हैं उसको, या आप बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड उनका थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं रहता है। नेगेटिव चीजें दिमाग में आने लग जाती हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फैमिली का प्रेशर है, बाकी लोगों का प्रेशर है। आप देखते हो कि भाई आपके साथ के जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे उनका कॉर्पोरेट में हो गया है, और आप अभी भी तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पे वो स्टेट ऑफ माइंड को आपने कैसे मेंटेन किया, और बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं जिनका मान लो पहले बार में सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि प्रिपरेशन का क्या माइंडसेट रखना चाहिए? सर माइंडसेट प्रिपरेशन का ये होना चाहिए सर, बेसिकली हम सब चाहते हैं हम कामयाब हो जाएं। तो सर उस कामयाबी से पहले जो हमें करना है वो ये करना है कि हमारे सब जो मीन्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं, जैसे मुझे सपोज मुझे बनना है पुलिस ऑफिसर। अगर मेरी इच्छाएं लोगों होगी कि मैं समाज में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो सर अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा 1-2 बार, तो सर फिर भी सर मैं खुद को चीजों को टैकल कर पाऊंगा। मुझे लगेगा चलो कोई बात नहीं, मेरी इच्छाएं ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम ये इच्छा रखते हैं कि नहीं पास होना है मुझे, और मुझे पास होकर सर इसमें अपने रिश्तेदारों को, अपनी सोसाइटी को एक मतलब भौकाल दिखाना है, तो कहीं ना कहीं जब हमारे मीन्स नोबल नहीं होते तब सर हम ज्यादा परेशान होते हैं। और बेसिकली सर जैसे रूमी सर एक बहुत फेमस आपके सेंट थे सर, ईरान के, उन्होंने बोला है लाइफ इज ए बैलेंस बिटवीन होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। तो सर जिंदगी ऐसी ही है। ये सर हम सब, चाहे सर गौतम बुद्धा हो, चाहे लॉर्ड रामा हो,
सर थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती ही आती है, अगर दिक्कतें नहीं आएंगी तो सर कहीं ना कहीं हम दिक्कतें हमें कुछ सिखाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब अच्छी बात है, बहुत बच्चों का सिलेक्शन पहली बार में हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, बट सबका नहीं होता है। इनका नहीं होता है, आप लगातार कोशिश करते रहिए, और साथ में अपने साथ में पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी चीजें लेकर आइए कि आपका समझ करिए पढ़ाई में नहीं कुछ हो पाता है तो आप कहीं ना कहीं एंगेज हैं, आप म्यूजिक में एंगेज हैं। अब जैसे मैं हूँ सर, तो मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ 6 महीने में 7 महीने में ट्रैकिंग करने निकल गया। अब 5 दिन तक सर ना तो कोई नेटवर्क है, ना ही सर कोई एग्जाम की टेंशन है, तो सर 5-6 दिन दिमाग एकदम शांत हो जाता है। सुबह सर मैं रनिंग करने जाता हूँ मॉर्निंग में, तो सर 1 घंटे की रनिंग करता हूँ, तो सर मेरे दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं आती है, ना पढ़ाई की, ना करियर की, ना कुछ भी। तो मुझे लगता है सर लाइफ में हमें पढ़ाई के अलावा खुद को भी टाइम देना चाहिए। अल्टीमेटली सर हम खुद के लिए तो कुछ करें एज ए पर्सन, हमारी पर्सनलिटी सर ग्रो होनी चाहिए। तो सर ये होना चाहिए सर बेसिकली ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसी भी बच्चे का पढ़ाई को लेकर। हम साथ में ये भी कर सकते हैं कि सर काफी लोग बेसिकली होता क्या है कि हम जब किसी भी एग्जाम की तैयारी में होते हैं, हमें क्या लगता है कि एक एग्जाम, एक जॉब, एक आइडिया और एक ऑब्जेक्ट और एक पर्सन, सब कुछ अलाइव है, बस हमें सर उस चीज को भी तोड़ना है। हम अगर यहाँ पे अच्छा नहीं कर पा रहे तो हम कहीं और अच्छा कर सकते हैं। लाइफ बहुत डाइवर्स है और लोग अच्छा कर रहे हैं सर, हमें इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। काफी लोग काफी काफी अच्छे फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। पढ़ाई के साथ साथ खुद को कहीं ना कहीं एंगेज रखकर थोड़ा बहुत, वो कहीं ना कहीं खुद को सर इमोशंस को बैलेंस करे। हाँ, आपने दो चीजें बोली, एक तो आपने रूमी को कोट किया और एक आपने बताया कि आप ट्रैकिंग पर जाते थे। तो ये दो चीजें देखने से ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बोलते थे ना कि दार्शनिक होते थे या स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव था, तो अपना उस साइड के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताओगे कि जैसे आपने रूमी को कोट किया, तो उस आप रूमी को पढ़ते हैं या और जो भी दार्शनिक हुए हैं आप उनको पढ़ते हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा बताओगे कि ये स्पिरिचुअलिटी का फील्ड हो गया या दार्शनिक का फील्ड हो गया या फिलोसफी का फील्ड हो गया, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे आया? सर बेसिकली इसमें मेरा इंटरेस्ट ऐसे आया सर, मैं सर अपनी लाइफ में 3-4 फेलियर देख चुका था, तो सर फेलियर भी मेरे साथ सब परेशान थे सर। ऊपर से सर फैमिली कंडीशन में सर फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी मेरी सर मैं घर में सबसे बड़ा था सर, और साथ में सर आप जानते हो सर इस एज में सर रिलेशनशिप की दिक्कतें होती है, इमोशनल दिक्कतें होती है, तो परेशान था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि सर करूँ क्या जिंदगी। फिर मैं ये चीज समझ चुका था कि अगर इतना ही परेशान रहा हूँ तो जॉब भी मेरे पास अगर आ जाएगी तब भी मैं खुश नहीं रहूंगा सर। आप देखते ही होंगे सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी जॉब है, तब भी वो खुश नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं सर, आप जाइए सर पहाड़ों में जाइए सर, जो बुद्धिस्ट लोग हैं सर, उनकी मोनेस्ट्री है सर, उनके पास कुछ भी नहीं, वो फिर भी खुश है। तो सर मैंने सोचा कि ऐसा क्या है, मतलब ये चीजें क्या है, मतलब कुछ तो ऐसा है जो हमको नहीं पता। तो सर एक दिन सर मैंने ऐसे ही मतलब एक सर्च किया यूट्यूब पे कि हिंदू इथिक्स या फिर ईस्टर्न इथिक्स, जो अपनी ईस्टर्न इथिक्स है। तो सर वहां पे सर एक बेसिकली एक बाबा जी हैं, तो सर उनका सर एक वो आता है वीडियो, सुकरात का वीडियो आया। तो सुकरात जो आपके वो वेस्टर्न काफी बड़े फिलोसोफर हैं, तो मैंने वो वीडियो देखा। उस वीडियो को देखने के बाद सर मैं गया उनके चैनल पे। तो सर बेसिकली एक चैनल है द क्वेस्ट, सर वो सर उसको चलाते हैं सर आदरणीय विकास शर्मा जी। बेसिकली उस पर सर लेक्चर पड़े हुए हैं हमारे सर आदरणीय डॉक्टर हिम्मत सिंह सन्ना जी के। सर वो बेसिकली अब नहीं रहे, वो एक्सपायर हो गए फेब के महीने में। तो सर उससे अच्छा चैनल सर मैंने आज तक अपनी लाइफ में तो कोई नहीं देखा सर। इस कॉमर्शियल वर्ल्ड में सर जो अपनी इथिक्स है सर, वो ईश्वर इथिक्स है कि सब प्लेजर क्या होते हैं, गुस्सा कैसे कंट्रोल करनी है, बदले की भावना क्यों गलत है, और अगर सफलता नहीं मिल रही है तो कैसे बैलेंस करना है। बेसिकली सर एक चीज बोली महाभारत में स्थित प्रज्ञ जो होता है, जो लॉर्ड कृष्णा ने बोला है अर्जुन को कि सुख मिल जाए तो बहुत खुशी नहीं होना है, और दुख आ जाए तो बहुत दुखी नहीं होना। बेसिकली हम सभी ह्यूमंस हैं सर, हम आदरणीय कृष्णा जी की तरह नहीं बन सकते, लेकिन सर कहीं ना कहीं हमें बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं कह रहा हूँ सर गाड़ी मेरे पास नहीं आएगी, मकान नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तब भी तो सर खुद को बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो हम उस चीज को बैलेंस करना सीखें सर, और ये सर हमें सिखा दी है हमारी इथिक्स। अभी क्या है कि सर इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर, इस वेस्टर्न सर वो जो वैल्यूज हमारे यहाँ पे पेनिट्रेट कर रही है सर, तो सर काफी ज्यादा जो यूथ है सर वो एकदम एंड की तरफ भाग रहा है, मीन्स कोई नहीं देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी की बहुत बड़ी वजह है। ये सब चीजें मैंने सीखी सर उस चैनल से सर। उन्हें सर मैं बार बार कोट करना चाहूँगा सर, उन्हें सर मतलब बेसिकली वो मेरे को तो सर मेरे को इतना क्या जाना सर, बहुत बड़े चैनल होता सर, लेकिन सर द ग्रेट काम कर रहे हैं सर। उसके बाद सर ये हो गया कि सर मैं अपनी लाइफ में सर इस बार जब मैं इंटरव्यू देने गया था, तो मेरा इंटरव्यू था, बेसिकली मेरे 2 इंटरव्यू फेल हो चुके थे। तो सर ने मुझसे पूछा इस बार भी फेल हो गए तो इस बार मैंने बोला सर इस बार फेल अगर हो गया तो सर मैं फिर भी बैलेंस कर पाऊंगा खुद को, इस बार मैं दुखी नहीं रहूंगा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है, तो मैंने बताया कि सर मैंने चीजें कुछ सीख ली हैं सर। सब बुद्धिज्म की लेसन, बुद्धिज्म भी हमसे यही बोल रहा है, सर्व दुखम, सब लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं सर। कोई कितना बड़ा इंसान हो सर, हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी है, तो हमें सर कहीं ना कहीं इमोशंस को बैलेंस करना ही पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो चीज आप कर रहे हो
बाकी स्टूडेंट का फ्रेटर्निटी भी है, उनको जी भी सर। ऐसे फेलियर्स आ रहे होंगे, तो जी सर। वो किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं? मतलब जैसे आपको तो एक यूट्यूब चैनल मिल गया है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो क्या करें जिससे कि वो अपने आप को बैलेंस कर पाए? सर बेसिकली मैं तो ये रिकमेंड करूंगा सभी बच्चों को, आपकी जो भी हॉबी है, कुछ तो इंटरेस्ट सबका होता है, किसी का गाना सुनना इंटरेस्ट है, किसी को गिटार बजाना पसंद है, आप कुछ ना कुछ करिए। और साथ में कोई भी बच्चा है किसी भी फील्ड में, आप फिजिकल एक्टिविटी पक्का करें। आधे घंटे की रनिंग जो होती है, जिम जो होती है सर, वो बहुत कुछ फर्क डालती है। हमें क्या लगता है शुरू में कि नहीं, आधे घंटे जिम करने जाऊंगा, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता सर। आप अगर 8 घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं, 7 घंटे अच्छे से, तो दैट इज इनफ टू क्लियर एनी एग्जाम। आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करिए सुबह उठ के सर। सुबह उठ के सर अगर हम उगता हुआ सूरज देखते हैं सर, उसका फर्क ही कुछ पड़ता है हमारे दिमाग के ऊपर। सर हमारे वेदों में, पुराणों में क्या बोला गया, सुबह जल्दी उठाइए। तो सर उन लोगों ने बोला है तो सोच समझ कर ही बोला होगा। और सर उसको अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे सर, मैंने देखा है, आप सभी जानते हैं, सुबह उठ के हम भागने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं सर, काफी अच्छा फील होता है। साथ में क्या करिए कि आपकी लाइफ में एक शब्द होता है ग्रेटिट्यूड, तो बोलते हैं आभार। आभार का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास अभी जो है, आप एक बार उसका भी आभार करें। होता क्या है कि हमारे पास जो होता है उसको हम पता क्या करते हैं, चलो ये तो मेरी संपत्ति है, ये तो मतलब क्या ही जा रहा है, उसको हम भूल जाते हैं और सब भागते हैं पीछे उन चीजों के पीछे जो कभी हमारे कंट्रोल में होती नहीं। तो हम्म। बेसिकली यही बोला गया है सर, जैनिज्म में ये बोला गया है, ईसाई धर्म में ये बोला गया है कि हमारे पास जो है कभी उनकी भी कदर कर लीजिए। अब सर मेरे पास सपोज करिए अभी कुछ नहीं है, आज मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, तो सर उसको एंजॉय करता हूँ मैं, फ्यूचर में बड़ी भी आ जाएगी। तो बेसिकली ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड हमको करना चाहिए उन चीजों का जो हमारे पास है। आज मेरी जॉब लग गई है, सपोज करिए मेरी कोई, मैं दरोगा बन गया, तो थोड़ा मैं खुश होंगी दरोगा बन करी। अब दरोगा मैं बन गया, मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, फिर मैं चाहूंगा कि मैं अपनी पीसीएस बन जाऊँ, फिर भी खुश नहीं हूँ सर। अल्टीमेटली सर ये चीज कहीं ना कहीं हमें बहुत परेशान करती है, मुझे सर ऐसा लगता है। तो आप क्या मानते हो इसका रीजन क्या है? जो सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, या ये रिश्तेदारों का, फैमिली का, या आपका आस पड़ोस का जो समाज बना हुआ है उसका प्रेशर है? मतलब क्या कारण है कि हमारा देश ही स्पिरिचुअलिटी लेके आया था और आज हमारे देश में ही सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं या खुश नहीं है? तो आप क्या मानते हो कि क्या हुआ कि जो कंट्री स्पिरिचुअलिटी का उद्गम स्थान था वहीं पे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं? तो क्या क्या रीजन रहा है आपकी मर्जी, आपके मायने से आप क्या मानते हो? सर बेसिकली मुझे जो लगता है वो रीजन है, कहीं ना कहीं हमने सर अपने रूट खो दिए। बेसिकली हमारे जो रूट्स थे सर, हमारा जो हमारी संस्कृति है, हमारा सर जो सनातन सभ्यता है सर, जो भी मान लीजिए हिस्ट्री सर, इसमें सर इंसान को खुश करने की बात बोली गई। अब जो वेस्टर्न कल्चर है सर, वो देखता है प्लेजर, कि शॉर्ट टर्म में सर मुझे खाना बहुत पसंद है, तो सर चलो मैंने पिज्जा खा लिया, ठीक है, या फिर सर बहुत सारी चीजें होती हैं सर, वो उन चीजों के पीछे भाग रहा है। और अब सर हमारी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, तो हम उनसे लिंक नहीं कर सकते। अब सर हर इंसान तो सर विराट कोहली नहीं बन जाएगा, हर इंसान तो सचिन नहीं बन जाएगा। अब कोई इंसान तो सर क्या कहते हैं छोटा प्लेयर भी बन सकता है। बट अब क्या है कि एक वेस्टर्न वैल्यूज में क्या होता है सर, कंपटीशन को बहुत ज्यादा ऊपर वो दिया गया प्राथमिकता। कंपटीशन हो गया, इंडिविजुअलिज्म हो गया, और कंज्यूमरिंग कल्चर हो गया। वहां सर हर चीज को सर, आईफोन का भी अगर ऐड आ रहा है सर, तो वो भी सर एकदम ऐसे क्लियर होकर आ रहा है, एकदम आंखों को मतलब भा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म चीजों को पकड़ते हैं। तो हाँ, और हमारी जो वैल्यूज ऐसी नहीं है सर, हम वो लोग हैं सर जो पीपल की पूजा करने वाले लोग हैं सर, प्रकृति के पास रहने वाले लोग हैं। तो बेसिकली हमारी वैल्यू सर वो, तो हमें कहीं ना कहीं उनसे लिंक रहना पड़ेगा सर। हम वैसे लोग हैं सर कि हमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए सर। हमारे यहाँ पर रतन टाटा जी को देख लीजिए सर, आप किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, सबने ये बोला कि पैसा एक लिमिट तक ही ठीक है, आप कितना पैसा लोगे सर। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में आप क्या देख रहे हैं सर, कि सब पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं वो दुख का कारण बन रहा है, और सर उसी चीज को हम कॉपी कर रहे हैं। अब सर वहां पे उन्होंने पहन लिया सर कि उनके पास घड़ी है सर, एप्पल की है, या फिर गुच्ची की घड़ी है, कपड़े हैं, तो सर हमें भी गुच्ची कपड़ा चाहिए। अल्टीमेटली सर ये चीजें फिर बहुत दिक्कत करने वाली है। कौन कौन गुच्ची के कपड़े पहने, और सर गुच्ची के अलावा भी तो कुछ कपड़े हैं। तो वो सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से सर ये दिक्कतें आ रही हैं। तो हमने कहीं ना कहीं अपने सर जो वो थे वैल्यूज थी सर, हमारी वैल्यू सर क्या है सर, हमारा वैल्यूज है सेक्रीफाइस। अब सर हमारा तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडे में सर हमारा जो सबसे ऊपर जो कलर है, संतरी कलर है, उसका पर्पज ही सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं एंजॉय करूंगा लाइफ में, मैं भगवान बन गया, ऐसा कुछ नहीं। सेक्रीफाइस का मतलब है कुछ लाइफ में किसी के लिए भी करना। अब हर चीज के पीछे, मजे के पीछे नहीं भाग सकते हम। हमें सर बहुत मतलब लॉर्ड कृष्णा हो गया, रामायण हो गया, बुद्धिज्म हो गया, हर किसी ने ये बोला कि सेक्रीफाइस लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करिए, और वही लेसन नीचे जाएगा। सर मैंने भगवान राम से सीखा, उनके पास सर सब कुछ था, बुद्धा के पास सब कुछ था, फिर भी सर वो क्या कहते हैं, वैसे बाहर आए, रियलिटी की खोजी कि सब लोग दुखी क्यों है, हम सब लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। और सर ये आपने भी सुना होगा सर
हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। आप सोच लीजिए, आप मतलब खुद में दिमाग में लाइए कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छी बात है सर, सबके पास रेंज रोवर होनी चाहिए, सब जहाज में बैठे, लेकिन सर उसकी कोशिश करिए, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आपके पास जो है उसमें खुश रहिए, दुखी रहने से क्या रखा है। ये दिक्कत है कि हमारी सोसाइटी में सब चल रही है। आप भगवत गीता भी आपने पढ़ा हुआ है, या जो बाकी हमारे वेद आते हैं, या फिर? बेसिकली सर मैंने गीता बुक्स तो नहीं पढ़ी, लेकिन सर उस गीता की मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, उसी चैनल पे देखी थी सर पूरी डॉक्यूमेंट्री, काफी अच्छा समय। तो आप क्या मानते हो कि जो गीता, भगवत गीता का जो पूरा ग्रंथ है, आज के टाइम पे हम लोग यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो हमको उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे कि कोई भी पर्सन है, अगर वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा सेटल्ड नहीं है, तो उसको, अगर वो भगवत गीता नहीं पढ़ पा रहे तो उसको ये वीडियोस देखने चाहिए, और अगर वो देखेगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, मतलब उसका क्या समरी, अगर आप एक बेसिक में बता पाओ तो? समरी तो सर एक यही है कि सर जो भगवत गीता है सर वो धर्म का ग्रंथ नहीं है, वो ग्रंथ है हमारी ड्यूटी का सर, बेसिकली ड्यूटी का ग्रंथ है वो। कि जब अर्जुन जी फंसे हुए थे कि मैं इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, तो वो लॉर्ड कृष्ण ने उनको लेसन दिया कि आप किधर जाओगे, और फिर भी उन्होंने एंड में क्या बोला, लॉर्ड कृष्ण ने बोला अर्जुन जी से कि अब ये तुम्हारे ऊपर है, मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली वो ग्रंथ धर्म का नहीं है, वो ग्रंथ एक ड्यूटी का है, वो टोटली इथिकल एक सब्जेक्ट है गीता। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे अभी ड्यूटी क्या है। अब जैसे सर क्या कहते हैं, एक बहुत फेमस फिलोसफर है वेस्टर्न वर्ल्ड के, एफ.एच. ब्रैडले, उन्होंने बोला है कि वन शुड फाइंड वन स्टेशन इन द सोसाइटी एंड डू अकॉर्डिंगली। मतलब एक इंसान को सोसाइटी के अंदर उसकी जगह क्या है, उस जगह पर रहकर बेस्ट करना। अगर एक इंसान रिक्शा पुलर है तो रिक्शा पुलिंग अच्छी से करे, एक इंसान अगर आर्मी ऑफिसर है तो आर्मी ऑफिसर का काम अच्छे से करे, एक टीचर है तो वो टीचर का अच्छे से काम करे। हर इंसान सोचेगा नहीं मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं पीएम बन जाऊं, सीएम बन जाऊं, तो सब काम खराब हो जाएगा। तो वन हैज टू फाइंड आवर ड्यूटी इन द सोसाइटी और डू आवर वर्क अकॉर्डिंगली। ये सर मेन चीज बताई गई है गीता में, और उन्होंने सर वही से कॉपी किया है जो एफ.एच. ब्रैडले जी। सेकंड सर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी सर, बेसिकली जो मतलब और लोग नहीं बताते हैं सर, जो मैंने सीखा सर, मैंने वही से सीखा है उस चैनल से, कि जब वो अर्जुन जी कह रहे थे श्री कृष्ण जी से कि नहीं, बार बार एक ही बात बोल रहे कि नहीं मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे रिश्तेदार, तो उन्होंने मतलब जो श्री कृष्ण जी ने सर जब उनको अपना विशाल रूप दिखाया, बड़ा बड़ा रूप, तो हमें क्या लगता है जब वो टीवी में दिखाया जाता है, तो ये दिखाया जाता है कि भगवान जी मतलब कह रहे हैं विष्णु से कि उस अर्जुन जी से कि देख मैं कितना बड़ा हूँ। ऐसा नहीं, जब उन्होंने अपना रूप दिखाया अर्जुन जी को, तो उन्होंने ये दिखाया, अर्जुन दुनिया तू जो सोच रहा है ना उससे बहुत बड़ी है, और देख दुनिया कितनी बड़ी है। तो अर्जुन जी को जब अपना रूप दिखाया भगवान ने, दिखाया कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमें क्या लगता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, 20 लोग क्या बोलेंगे। अगर हम उन 20 लोगों को 50 लोगों को हटा के देखें ना, तो कितना बड़ा इंडिया, कितनी बड़ी कंट्री, कितनी बड़ी दुनिया, तो हम उन लोगों के बारे में सोच सकते हैं। बेसिकली हम हर इंसान की लाइफ में 20-30 लोग होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होता है बेसिकली। आज भी मुझसे पूछता है कि भैया मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि नहीं तुम भी ऑफिसर बनो, मैं उसको बोलूंगा तुम्हें जो अच्छा लगता है वो काम करो। अब सर मेरी ही डिस्ट्रिक्ट से सर एक लड़की है सोनम यादव, सर वो अंडर 19 में सर वर्ल्ड कप खेल कर आई इंडिया के लिए। अरे उसको सर मैं क्यों बोलूंगा कि आप क्या कहते हैं आईएएस टीचर बन जाओ, क्यों बोलूंगा उसको? वो सर क्रिकेट अच्छा कर रही है, तो सर काफी लोग अच्छा कर रहे हैं फील्ड में। सर मेरा एक दोस्त है सर, उसने ड्रोन की कंपनी बना ली है सर, मेरे साथ वो एलपी में था, उसका एनडीए एग्जाम फेल हुआ, उसने ड्रोन की कंपनी खोल ली। अब सर ड्रोन की कंपनी उसने खोलने से कितनी बड़ी बात है। अब उसको मैं बोलूं नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो सर कहीं ना कहीं सर मैं जस्टिस भी कर रहा हूँ उसकी ड्यूटी के साथ, उसके वर्क के साथ। नहीं, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, लेकिन ये चीज मैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोलूंगा, ये चीज मैं पेरेंट्स के लिए बोलूंगा कि अगर मान लो कोई भी पेरेंट है वो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि क्या रहता है कि मान लो बच्चा तो क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे। जनरली अगर हम लोग स्कूल के टाइम पे बोले तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है या मेडिकल में लेना है या कॉमर्स लेना है, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि ये डिसीजन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। बच्चे को उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता ये डिसीजन लेने का। तो पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि बच्चे पे आपको भरोसा करके उसको ये डिसीजन लेने देना चाहिए कि कैसे, मतलब क्या इवेलुएट करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे बच्चा भी 15-16 साल की उम्र का रहेगा, उसको भी शायद उतना नॉलेज नहीं है, और
जो आपने एक बात बोला ना कि वही है कि भाई हम लोग पहले इंजीनियरिंग करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि लाइफ में क्या करना है। यस तो सर, यस सर। वो 4 साल इंजीनियरिंग क्यों किया जाए, वो हमको लाइफ में क्या करना है वो हम लोग स्कूल के टाइम पे ही क्यों नहीं डिसाइड कर पाते हैं। मेनली एक रीजन है कि उस टाइम पे हमारे डिसीजन मेकिंग में पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, और बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। जो पेरेंट्स हैं मे बी उनको करंट में, जैसे आपने ये ड्रोन का स्टार्टअप का बात बताया, तो ये बिल्कुल कुछ सर। ऐसी चीजें हैं जो मे बी हमारे पेरेंट्स के टाइम पे उतना इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं था। तो यस सर। पेरेंट्स को भी उतना पता नहीं कि भाई ऐसे एवेन्यूज भी हैं आज के टाइम पे कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जा सकते हो, आप ड्रोन का स्टार्टअप खोल सकते हो, या और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता है। उनको वही जो कन्वेंशनल ऑप्शन पता है, अपने बच्चे को भी वो वही दिलवाना चाह रहे हैं। तो पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? सर बेसिकली इस मैसेज पर सर मैं पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स और सर जो भी स्कूल है, बेसिकली जो हमारे स्कूल है, उन सभी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज स्टार्ट करिए सेमिनार करवाना, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस भी, मतलब मंथली एक बार या सर 4 महीने में एक बार। वहां सर उन बच्चों को भी बुलाइए जो गवर्नमेंट जॉब में पास हुए हैं, साथ में उनको भी बुलाइए सर जो नॉन गवर्नमेंट जॉब में कुछ अच्छा कर रहे हैं। अब सर कोई लड़का अच्छी फोटोग्राफी कर रहा है तो सर उसको भी बुलाइए अपने स्कूल में और बताइए कि देखिए फोटोग्राफी में कैसे अच्छा हो सकता है। सर आप देख पाएंगे सर वेस्टर्न वर्ल्ड में सर लोग फोटोग्राफी, सर एडवेंचर एक्टिविटी देख लीजिए सर, डिस्कवरी नाम का सर जो चैनल है, तो उसमें सर जो एक्टिविटी हो रही है सर, एनाकोंडा का फोटो ले रहे हैं वो लोग, कितनी अच्छी वीडियो बनाता है सर वो लोग, टाइगर वगैरह की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, वो तो देखने में एक अलग ही मजा आता है। सर अब वो हमारे पास क्यों नहीं है सर? कैसा हम लोग वो चांद पे पहुंच गए सर इतनी जल्दी। सर टेस्ला का एग्जांपल देख लीजिए। तो अब कोई तो स्टार्ट करेगा कभी ना कभी इंडिया में, कभी तो स्टार्ट होगा। तो सर मेरा मानना ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, लेकिन अगर कोई बच्चा लगता है अच्छा कुछ कर पाएगा नॉन गवर्नमेंट जॉब में, तो उसको वो काम करने दीजिए। तो इसमें पेरेंट्स का ये रोल हो सकता है कि आप प्लीज मतलब काउंसलिंग देख सकते हैं। देखो मतलब जो आपका इसके अलावा भी जो डिस्ट्रिक्ट जो कहीं ना कहीं कुछ फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट होइए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते भागते ऐसा मत कर दीजिए कि फ्यूचर में सर हम सुंदर पिचाई को खो दें। फ्यूचर में सर हमारे सर जो जितने भी सीजीओ हैं, सत्या नडेला हैं, तो वो बच्चे भी फ्यूचर में सर इंडिया से ही निकलेंगे सर, हमारे यहाँ से ही निकलेंगे। तो कहीं गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते भागते ऐसा ना हो कि हम सर कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई अच्छा बच्चा खोलें सर। हमारे पास सर काफी सारे एग्जाम्पल। अपने शिकोहा बात की कुछ स्कूल्स में जाके आपने भी शायद कुछ सेमिनार वगैरह दिया है अपने स्टूडेंट्स को, तो राइट राइट सर। वो एक्सपीरियंस कैसा था वहां पे, आपने स्टूडेंट्स के साथ क्या बातें शेयर करी, और सर आप क्या मैंने शेयर बातें करते हो जैसे, जनरली अगर आपको ऐसे आप किसी स्कूल में या आपके कॉलेज के फैसिलिटेशन में आप जा रहे हो, तो जब आप जो स्टूडेंट आपको सुन रहा है, 200 400 500 लोगों का क्राउड आपको सुन रहा है, तो व्हाट डू यू से टू देम, क्या आप उनको क्या बातें करते हो उनके साथ? सर मैं उनके साथ यही बातें कर रहा हूँ कि सर पढ़ाई लिखाई भी करिए। जो मछली एक नारा है ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, इस नारे को कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा। आप हर फील्ड में अच्छा कर सकते हो सर, ये मेरा मानना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई भी करिए, आप एग्जाम की तैयारी भी करिए। कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब में निकल जाएं, अच्छी बात है। कुछ बच्चे अच्छे क्रिकेटर बन जाएं, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अब बैडमिंटन में देख लीजिए सर, हमारी पीवी सिद्धू जी हैं, तो वो पढ़ाई थोड़ी कर पाएंगे और करनी भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बेसिकली जो दिक्कत जो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो आप हम बात कर रहे हैं सर, ये नॉर्थ इंडिया की दिक्कत है। अगर आप साउथ इंडिया में भी देखेंगे सर, तो आप पाएंगे कि बहुत डाइवर्स सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। कुकिंग में स्टार्टअप खोल रहे हैं, पॉडकास्ट का स्टार्टअप चला लिया, म्यूजिक में अच्छा कर रहे हैं, कोक स्टूडियो का एग्जाम्पल है, फोटोग्राफी का एग्जाम्पल है। तो दे ऑल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो सर मैं सभी लोगों से ये काम कर रहा हूँ। और जो सर मेरी यूनिवर्सिटी है एलक्यू सर, उसका मुझे सबसे अच्छा ये काम लगता है सर, वो सर बच्चों की सर जो डिफरेंट सेक्टर में लगे हैं बच्चे, उन सबकी हेल्प करते हैं सर। तो सर मेरा मैसेज यही है सभी पेरेंट्स को कि आप पढ़ाई खूब करिए, बच्चों को अच्छा बनाइए, ऑफिसर बनाइए, लेकिन साथ साथ में अगर आपको लगता है आपका बच्चा अच्छा एनजीओ चला सकता है, अच्छी पॉडकास्ट कर सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है, कुछ भी अच्छा बन सकता है किसी और फील्ड में, तो उसको वहां पर जाने का भी पूरा पूरा मौका दीजिए। हमारे सामने सर बहुत एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल। अभी सर अपने घर गया मैं, तो कुछ लोग ऐसे भी मुझसे मिले सर जो कांस्टेबल बन गए। तो सर वो बेसिकली डर रहे थे मुझसे मिलने के लिए। उनको मैंने बोला कि आप अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक गाँव का छोटा बच्चा, छोटी लड़की जिसके गाँव में सर लाइट नहीं आ रही है, अगर वो कांस्टेबल भी बन जाती है, तो सर उसको हमें करना पड़ेगा प्रेशर। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि यार यू शुड बी ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यू शुड बी ए जस्टिस इन ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम उसको उस टाइम पे ऐसा नहीं बोल सकते। हम ये कह सकते हैं हाँ आप लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन उसने कुछ कर लिया तो सर उसको भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए सर। किसी इंसान ने कुछ भी किया लाइफ में, छोटा से छोटा भी, हमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए सर। तो सबकी एक जर्नी है सर, सबकी एक जर्नी है सर। सब इंसान एक टाइम पे कुछ अच्छा कर पाएंगे सर, धीरे धीरे ही कर पाएंगे सर। बिल्कुल सही बात बोला आपने। और आपकी जर्नी पे ही वापस आते हैं
आपकी करंट जी सर। जर्नी पे हम लोग अब आ जाते हैं कि जी अभी सर। अभी जो आपका यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर आप असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर काम करने वाले राइट हो। सर। राइट सर। तो आप ये थोड़ा सा बताओगे कि सीएपीएफ के अंदर सीआईएसएफ है, फिर बीएसएफ है, एसएसबी है, तो एग्जैक्टली हाउ आर दे हेल्पिंग? क्योंकि हमको क्या है कि लोगों को आर्मी के बारे में पता है, लोगों को पुलिस के बारे में पता है, ये उसके आई थिंक उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। दिस इज आर्म्ड पुलिस यस फोर्स। सर। तो यस ये यस पुलिस भी यस है और ये फोर्सेस भी है। तो यस इसके यस। बारे में थोड़ा सा बताओगे कि एग्जैक्टली क्या रहता है और इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं? क्योंकि सीएपीएफ आई थिंक इट्स अ अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर यस बीएसएफ यस। भी है, इसके अंदर एसएसबी भी है, इसके अंदर आईटीबीपी भी है, सीआईएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप बताओगे? यस सर। तो सर जो आपने ऑलरेडी 5 फोर्सेज बताई, इसके अलावा सर यहाँ पे एनएसजी भी है और यहाँ पे एसपीजी भी है। बट इन दोनों के लिए डायरेक्ट एग्जामिनेशन नहीं होता। जो जो 5 फोर्सेज हैं, इन पांचों फोर्सेज में से सर वैकेंसी निकलती है, और जो बच्चे जाना चाहते हैं वो एनएसजी ज्वाइन कर सकते हैं फ्यूचर में, और एसपीजी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रोटेक्शन देती है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फोर्सेज हैं, इनका पर्पज है इंडिया की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको सही करना। जैसे कि ड्रग की तस्करी हो रही है उसको देखना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखना, कहीं से दंगा हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गया, तो सर इनका पर्पज ये। अब सर सीआरपीएफ है, वो सर देख रही है कि सर नक्सलिज्म को कैसे कंट्रोल करना है। नॉर्थ ईस्ट में सर हमारी आसाम राइफल्स है, वो उसको देख रही है। कश्मीर में अगर सीआरपीएफ है, बीएसएफ है। तो इनका पर्पज जो होता है कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा है सर, वो बहुत सारी चीजें होती है सर। नक्सलिज्म है, मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी है, ड्रग की ट्रैफिकिंग है, काफी सारी एक्टिविटीज है। साथ साथ इनका पर्पज ये रहता है कि सर कुछ जब हमारा कुछ ऐसा काम हो रहा है सर जो काफी बड़े लेवल का काम हो रहा है, जैसे इलेक्शन हो रही है, तो इलेक्शन के टाइम पे सर हमें फ्लैग मार्च करना पड़ता है, कहीं दंगा ना हो जाए। और कभी कभी क्या होता है कि जो सब पुलिस फोर्सेज होती है, तो कभी कभी क्या होता है कि सर कभी कभी पुलिस फंस जाती है पॉलिटिक्स के डिलेमा में। जैसे कोई मान लीजिए 2 स्टेट के बीच में कुछ वॉयलेंस हो गया, तो वहाँ पुलिस सर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को फेवर करने लगती है। तो सर उस टाइम पे क्या होता है कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेज की जरूरत पड़ती है कि उनको भेजा जाए और वो वहां पर जाके म्यूचुअल कंडीशन को क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल सर अभी मणिपुर में जो वॉयलेंस हुआ था, तो सर आर्मी भी पहुंची वहां पे, आर्मी के साथ वहां पे सीआरपीएफ भी पहुंची, सीआरपीएफ पहुंची है, आईटीबी भी पहुंची है। तो उनका काम ये भी होता है। अब सर सीआरपीएफ पहुंच गई तो सर वो कहीं ना कहीं बैलेंस करेगी चीजों को, वो ना पॉलिटिक्स करेगी इस स्टेट की, ना पॉलिटिक्स करेगी दूसरे स्टेट की। तो उससे सर लोगों के बीच में एक और ट्रस्ट बढ़ता है। इसके साथ साथ सर जो हमारी आईटीबीपी है, वो सर इंडो तिब्बत जो बॉर्डर है सर, अराउंड 4000 किलोमीटर का बॉर्डर सर, उसको गार्ड कर रही है। तो बेसिकली जो आर्मी होती है, आर्मी का पर्पज ये होता है कि जब एकदम वॉर हो जाए, फॉर्मल डिक्लेरेशन हो गया, वॉर वॉर हो गया, तब सर आर्मी आएगी। लेकिन जब पीस सिचुएशन होगी, जैसे अभी सिचुएशन पीस की है सर, चाहे वो एलओसी हो चाहे वो आपकी एलएसी हो, वहां पर सर अब एलओसी पे सर बीएसएफ खड़ी हुई है, और एलएसी पे जो कि हमारी चाइना के साथ है वहां खड़ी हुई है आईटीबीपी। बट इन फ्यूचर का वॉर होता है, तो वॉर में क्या होगा कि आर्मी आ जाएगी फ्रंट पे, और ये सर जो बीएसएफ है, आईटीबीपी है, और जो भी फोर्सेस हैं सीएपीएफ की, ये सर उनको पीछे से हेल्प करेंगे, ये काम है। अब इसमें सर जो है सीआईएसएफ सर, वो थोड़ी स्पेशल है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि सर जो हमारे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जैसे सर हमारी जो इकोनॉमी है सर, दुनिया की काफी उभरती हुई इकोनॉमी है। हम अभी 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की सर, ट्रिपल पी टर्म में देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी में। और सर वी आर गोइंग टू बी द 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी बाय 2045, बाय ओवरटेकिंग यूएसए। तो सर अब हमको पता है सर काफी डाइवर्स सेक्टर में हम जा रहे हैं सर। अभी हमारे पास एयरपोर्ट ही अराउंड 100 से ऊपर है कंट्री में। 70 एयरपोर्ट को तो सर सीआईएसएफ खुद ही देख रही है। एयरपोर्ट हो गए, कॉइन की मिंटिंग हो गई, जहाँ पे नोट बनते हैं इंडिया के, इसरो कॉम्प्लेक्स हो गया, इन्फोसिस कॉम्प्लेक्स हो गया, डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स हो गया, कई सारे पीएससी हो गए, दिल्ली मेट्रो हो गई, कई सारे मेट्रो हो गए। अब जो सारे ये इंस्टॉलेशन है, इन सभी इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट कर रही है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो वो भी काफी जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस जो सर हमारा इसरो, डीआरडीओ, अगर यही सेफ नहीं होंगे तो सर हमारी इकोनॉमी में सर काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो सर ये बेसिक पर्पज है सीएपीएफ का। तो व्हाट एग्जैक्टली एक्साइट्स यू? मतलब कि आपको क्या अच्छा लगता है? क्योंकि आपने यही चीज बोला ना कि आपको वो काम करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर आए तो आपको क्या अच्छा लगता है? मतलब कुछ आप बताना चाहोगे कि हाँ मैंने ये ज्वाइन किया और इसमें इस तरीके से फ्यूचर होते हैं और मेरे को ये चीजें इसके अंदर अच्छी लगती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? सर बिल्कुल जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि सर जो सीएपीएफ में से जो रोल है असिस्टेंट कमांडेंट का, सर ये होता है कंपनी कमांडर। यहाँ सर स्टार्टिंग से सर मेरे अंडर में अराउंड 150 लोग होंगे सर। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो और सर लोगों के साथ मेरे को काम करने का मौका मिलेगा। इससे क्या होता है कि सर मैं सर जो एज ए पर्सन
तो मुझे सोशलाइजिंग काफी पसंद है, लोगों से मिलना जुलना, उनके व्यू जानना, मतलब बेसिकली सर मुझे काफी पसंद है। तो सर एक तो एक्टिविटी ये वाली होगी, साथ में सर जो हमारी जो आर्म फोर्सेज होती है सर, वो डिफेंस की होगी, पुलिस फोर्सेज होगी, यहाँ पे सर फिजिकल फिटनेस हो गई, इसको बहुत ज्यादा मतलब फोकस किया जाता है। साथ में सर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो ये सारे मौके सर मुझे इस प्रोफेशन में मिलेंगे, जो मुझे मौके शायद टीचिंग के प्रोफेशन में या फिर बैंकिंग प्रोफेशन में नहीं मिल पाती। तो सर ये पर्पज था कि मैंने चुना ये वाली फोर्सेज को। और साथ में सर आपको पता है जिस रीजन से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, आगरा मथुरा, सर यूनिफॉर्म का क्रेज अलग ही है सर। यूनिफॉर्म को लेकर सर जो रेस्पेक्ट है, प्यार है सर, लॉयल्टी लोगों में है सर, उसका भी मजा आता है। और सर इन द एंड सर ये बात मतलब बहुत सारे फिलोसफर ने बोली है सर, बुद्ध ने बोली सर, इन द एंड सर इंसान को क्या चाहिए कि सर हमें मतलब लोग अच्छी नजर से देखें। हर इंसान इसी की चीज के लिए चाहता है। तो सर बेसिकली हमारे यहाँ पे सर हमारी जो कंट्री है सर, उसमें सर आर्म फोर्सेस को लेकर, डिफेंस फोर्सेस को लेकर सर लॉयल्टी बहुत ज्यादा सर लोगों की आंखों में दिखता है। तो सर मैं सर काफी प्राउड फील करता हूँ कि सर मैं उस इंस्टीट्यूशन का सर पार्ट बनने जा रहा हूँ सर। और सर मैं कुछ जस्टिस कर पाऊंगा अपने इंस्टीट्यूशन के साथ इन फ्यूचर। नहीं पुष्किल, बहुत अच्छा आप सोच रहे हो और आपको शुभकामनाएं भी अपने वाले फ्यूचर के लिए। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। मतलब अभी तक हमने आपके पास्ट के बारे में इतना डिस्कशन किया, आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली पैशन के फील्ड में या हॉबी के फील्ड में, तो व्हाट एग्जैक्टली आप प्लान कर रहे हो कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग पुष्कल को और क्या क्या करते हुए देख सकते हैं? सर इन फ्यूचर सर मैं सर सबसे पहले तो ये करने जा रहा हूँ सर, पहले तो अपनी जो जॉब होगी सर, जॉब में रहते हुए सर मैं जितने बच्चे हो पाएंगे सर अपने बेसिकली जो अपने रीजन से सर, सिकोहाबाद फैजाबाद के, उनसे सर कनेक्ट करूंगा सर। बेसिकली सर मैं जा रहा हूँ कि सर एक ग्रुप बनाया जाए सर टेलीग्राम पे या कहीं पर भी, उसमें जो भी बच्चे तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो उनसे मैं सर करूंगा लिंक। और उनको सर मैं जितना मोटिवेशन हो पाएगा सर, बेसिकली होता क्या है हमारे रीजन में क्या है कि अब लोगों को पता है कि अब ये तो बन गए ऑफिसर, अब इनसे हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो सर उनसे सर एक कनेक्शन बनाता है बेसिकली। और सर एक जो मोटिवेशन होता है, कभी सर किसी बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है कि मुझे सपोज कोई बच्चा एसएससी का, सर कोई दिक्कत आ रही है, तो उनकी हेल्प करने जाऊंगा सर। सेकंड सर क्या है कि मेरा पर्पज ये रहेगा लाइफ में कि जो बेसिकली हमारी गर्ल स्टूडेंट है, छोटी छोटी बच्चियां क्लास 8 में 9th में, उन तक सर मोटिवेशन पहुंचाया जाए किसी भी लेवल पे। उनको सर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराइए सर, मेरे लेवल पर जितना हो पाएगा सर, चाहे वो सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गई, मोटिवेशन सेशन हो गए, मैं सर वो चीज करने की सोच रहा हूँ इन फ्यूचर में बेसिकली अपने रीजन में। अगर भगवान ने मौका दिया तो सर और बड़े लेवल पर सोच सकता हूँ। साथ में सर हॉबी वाइज मैं ये कर सकता हूँ कि सर मैं फोटोग्राफी को सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में सर फोटोग्राफी करूँ सर। मुझे फोटोग्राफी भी काफी पसंद है, जो कि सर मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन था। और मे बी दिस इज नॉट आवर लास्ट कन्वर्सेशन, एक बार फिर मिलेंगे और इसी के आगे से उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फाइनली एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहोगे, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप क्या मैसेज के साथ इसको कंक्लूड करना चाहोगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा, देखो एक बहुत फेमस सॉन्ग है, उस सॉन्ग को मुकेश जी ने गाया, उसमें बोला है कि आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए, राम की इस भूमि को, गौतम की धरती को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। अब ये सपनों से प्यारा हिंदुस्तान बन सकता है बहुत तरीके से, तो आप ये देखिए आपका तरीका कौन सा बेस्ट है और उस चीज के लिए आप काम। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे और इसी को फिर कभी फिर से कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल सर, बिल्कुल और बातें करेंगे आपके साथ।